एजुकेटर्स, दिस इज़ मुजीबुर रहमान। ये वीडियो आज मैं दोस्तों की रिक्वेस्ट पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनको कुछ वीडियोस चाहिए जो रिलेटेड हों फ़िलासफ़ी से स्पेशली एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड विद द पास्ट पेपर्स स्पेशली, यानी जो क्वेश्चन पास्ट पेपर से आए हैं और वो फ़िलासफ़ीज़ और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो वो हम एक वीडियो बनाएं। तो जैसा कि हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की टेस्ट भी हो रही हैं सिंध में, तो आज हम डिस्कस करेंगे फ़िलासफ़ीज़, जो भी इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं in the field of education, like idealism, realism and naturalism। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले प्लेटो वाज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल। तो प्लेटो ने जो फ़िलासफ़ी दी थी उसको आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी कहते हैं, एंड एरिस्टोटल ने जो फ़िलासफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई जिस पे फोकस था वो थी फ़िलासफ़ी ऑफ रियलिज़म। एंड इसके अलावा एक और फ़िलासफ़र था रूसो, जिसने फ़िलासफ़ी ऑफ नेचुरलिज़म इंट्रोड्यूस करवाई। तो असल में जो आइडियलिज़म होती हैं जो प्लेटो ने इंट्रोड्यूस कराई, उसका मतलब ये होता है कि हम जो भी चीज़ें सोचते हैं या करते हैं वो हमारे माइंड से आती हैं और रीज़न से होती हैं। और इसका मतलब ये था कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, दीज आर कंसीव थ्रू द सेंसेस। और इसके अलावा एरिस्टोटल ने कहा कि जिन्होंने रियलिज़म की थ्योरी दी कि हम चीज़ें जो देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, उनकी जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, जो हमें सिर्फ देखने से समझ में नहीं आती बल्कि उनको हमें साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू प्रूव भी करना होता है। इसके अलावा रूसो की जो फ़िलासफ़ी थी उसको हम नेचुरलिज़म कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप एक बच्चे को फ्री छोड़ेंगे, उसे इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें ख़ुद ब खुद सीखेगा नेचुरली। इसके अलावा वो अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस भी करेगा, और जब वो नेचुरली इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएगा तो उसकी जो थिंकिंग लेवल होगी वो भी प्योर और इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो ये जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन है फ़िलासफ़ीज़ का। तो आज जो हम MCQs हल करने वाले हैं वो जनरली डिपेंड करेगा इन तीनों फ़िलासफ़ीज़ पे, और इसके अलावा कुछ जनरल MCQs भी होंगे जो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग और मेटाफिज़िक्स से भी रिलेटेड हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि मेटाफिज़िक्स इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ फ़िलासफ़ी, और प्रैग्मेटिज़म भी एक किस्म की फ़िलासफ़ी है जो जॉन डेवी ने, जिसको हम डेवी कहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाई थी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। तो जनरली आज ये वीडियो फ़िलासफ़ीज़ को स्टडी करेगा, और आई एम श्योर कि ये आपको आने वाली जो टेस्ट होंगी हेडमास्टर्स की और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, उसमें ये MCQs हेल्प आउट करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन अटेंटिवली सुन लिया, जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया है यहाँ पे आपको बता दिया, तो आई एम श्योर कि सारे आने वाले जो MCQs हैं वो आप ख़ुद से ही हल करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट MCQs. So MCQs number 1 is, what is the origin of the word education? E and catum, B edu and catum, C word educate, D none of these। तो इसका राइट आंसर है E and catum। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जो E and catum है ये एक
लातीनी आई मीन लैटिन वर्ड हैं, जिसका मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे एजुकेशन का मतलब ये होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो एजुकेयर से डिराइव हुई है, जिसका मतलब होता है टू रेज अप। तो ये दो अक़साम की यहाँ पे डिफरेंसेस मिल रहे हैं। बहरहाल इसका राइट आंसर है ई एंड केटन, जो लैटिन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? एजुकेशन इज़ एन आर्ट, एजुकेशन इज़ अ साइंस, it is neither an art nor science. D, to some extent it is art and to some extent it is science. तो D is right answer। एजुकेशन आर्ट भी है, साइंस भी है, और उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एजुकेशन अक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। यानी वो कौन सी एजुकेशन है जिसमें कोई ख़ास मकसद या टाइम या जगह फ़िक्स नहीं होती। तो वो ऑफ कोर्स इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो आउट ऑफ द क्लासरूम होती हैं, जिसका कोई टाइम फ़िक्स नहीं है, जिसकी कोई प्लेस फ़िक्स नहीं है। कहीं पे भी हम सीख सकते हैं। हम सोसाइटी से सीख सकते हैं, फैमिली से सीख सकते हैं, मीडिया से सीख सकते हैं, फ्रॉम एनी प्लेस, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी टाइम, विथ एनी पर्पस। तो इनडायरेक्ट एजुकेशन कोई है ही नहीं ऐसी, इंडिविजुअल एजुकेशन भी नहीं, और फार्मल एजुकेशन तो विद इन क्लासरूम बाउंड्रीज होती है। तो इसका राइट आंसर सी है। और ये सारे जो मैंने MCQs आपको यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, 50 MCQs हैं, तो ये सारे पास्ट पेपर से लिए गए हैं, या तो वो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग? It is diagnostic. B, it is remedial. It is diagnostic as well as remedial. D, all the above statements are correct. तो of course जो education है, I mean to say जो nature of teaching है वो diagnostic भी होती है, remedial भी होती है, जिसका असल मकसद ये होता है कि हम बच्चे की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें। उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आ जाएगी, समेटिव भी आ जाएगी, डायग्नोस्टिक भी होगी, एंड ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड। इवन रेमेडियल अगर उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम देते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग? लर्निंग में सबसे ज़्यादा अहम फैक्टर कौन सा होता है? तो वो ये होता है कि यू मस्ट हैव अ टेंडेंसी टू नो, यानी आपको सीखने की तड़प हो, आप सीखना चाह रहे हो। तो इसका राइट आंसर है सी। एबिलिटी टू रीड इज़ नॉट राइट आंसर। ब्राइट माइंड भी नहीं है, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि सिर्फ ब्राइट माइंड होना भी लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको विलिंगनेस आपकी होनी चाहिए सीखने के लिए, जो एक अहम एलिमेंट है लर्निंग का। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? तो इस अक़साम के क्वेश्चन तो हेडमास्टर की टेस्ट में तो ज़रूर आते हैं कि एक प्रिंसिपल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या रोल होता है, मेन रोल। तो ओवरऑल हेड ऑफ द स्कूल, बी मैनेजर ऑफ द स्कूल, सी ऑनर ऑफ द स्कूल, डी फाउंडर ऑफ द स्कूल। तो जो प्रिंसिपल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि फाउंडर और ओनर हो, ओवरऑल हेड भी नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टर्स भी होते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होते हैं और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो असल में जो प्रिंसिपल है उसका असल काम ये होता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ मैनेज करें, स्कूल को अच्छे तरीके से चलाएं, और स्कूल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको अपलिफ्ट करें, और बच्चों का मोरल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करें, और टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग को और इम्प्रूव करता, और स्कूल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आगे चलाए। सो मैनेजर ऑफ द स्कूल इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़
इफ़ ए स्टूडेंट फेल्ड इन एनी क्लास व्हाट शुड बी डन टू हिम। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसके साथ क्या किया जाए, क्या उसे सेम क्लास में रखें या उसको कहें कि अपनी स्टडीज़ छोड़ दें, या all of the above methods are right, like he should be given a chance to improve and sent to the next class after he improves। तो इसका राइट आंसर ये है कि उसे एक चांस दें कि वो अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करें और फिर वो नेक्स्ट क्लास में आ जाए जैसे ही वो इम्प्रूव कर लेता है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वाई आर करिकुलम एक्टिविटीज़ यूज इन टीचिंग। करिकुलम एक्टिविटीज़ टीचिंग में क्यों यूज़ होती हैं? मेक टीचिंग ईजी, to make teaching interesting, easy to understand and effective, to make teaching effective, D to assist the teacher। तो जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है उनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है टीचर को फैसिलिटेट या टीचर को असिस्ट करना। जैसे ही टीचर फैसिलिटेट होगा तो जो टीचिंग है वो इजी भी हो जाएगी और टीचिंग इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी और इफ़ेक्टिव भी हो जाएगी, एंड ओवरऑल ये टीचिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है डी, टू असिस्ट द टीचर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है जिसमें टीचिंग एंड लर्निंग को प्रमोट किया जाता है उसमें कौन से 3 अहम कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं? तो उसके 3 अहम कंपोनेंट हैं टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। बी एजुकेशन, टीचर एंड बुक्स तो नहीं हो सकता। टीचिंग लर्निंग एंड प्रैक्टिस एंड इसके टीचिंग लर्निंग एंड प्रैक्टिस भी नहीं हो सकता। डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल ये भी इसमें नहीं आता क्योंकि डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन सेम थिंग है और स्किल डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन से इम्प्रूव नहीं होते सिर्फ, बल्कि उनके लिए लर्नर भी स्टूडेंट भी चाहिए, टीचर भी चाहिए और ओवरऑल एजुकेशन प्रोसेस भी कंटिन्यू हो। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। इस किस्म का क्वेश्चन हमने पहले पिछले वीडियो में भी हमने हल किया था जो इंडक्टिव मेथड से रिलेटेड था। तो इंडक्टिव मेथड होता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। और मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हुई, आपको एक कोई स्पेसिफिक चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है, और स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब ये होता है कि आपको एक चीज़ मिली हुई है, आप उससे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। तो डिडक्टिव मेथड का ताल्लुक जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब बहुत सारी थ्योरीज हो, मॉडल हो, फ्रेमवर्क हो और उन सबको मिला के आप कोई एक स्पेसिफिक मॉडल तैयार करें जो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल हो। तो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल तो इंडक्टिव होती है, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो का कोई ताल्लुक नहीं है, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट इज़ नॉट रिलेटेड विथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। सो ए इज़ द राइट आंसर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन का क्या मेन सेंटर होता है, कहाँ से इनफॉर्मल एजुकेशन आती हैं? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में भी डिफरेंस बताया था। इनफॉर्मल वो होती है जो आउट ऑफ द क्लासरूम हो, फिर वो सोसाइटी से हो, फैमिली से हो, रेडियो टेलीविज़न यानी मीडिया से हो या कहीं से भी हो, लेकिन आउट ऑफ द क्लासरूम हो, जिसके लिए कोई प्लेस, टाइम और पर्पस स्पेसिफाइड नहीं होता। और फॉर्मल विद इन क्लासरूम बाउंड्रीज होती है, जिसका एक करिकुलम होता है, फिक्स प्लेस होती है, फिक्स टाइम होता है एंड विथ डिसिप्लिन वो चलती हैं। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एक अलग ही किस्म का करिकुलम होता है जो बच्चों को स्किल्स सिखाती हैं, पर्टिकुलर लाइक वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो सोसाइटी से भी होगी, फैमिली से भी होगी और मीडिया से भी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ विच इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन। बच्चे का पहला स्कूल कौन सा होता है? तो बच्चे का पहला स्कूल ऑफ कोर्स फैमिली होता है, जहाँ से वो सब कुछ सीखता है इनिशियली, लाइक मॉरल डेवलपमेंट and like all other formal, informal and all type of education in the initial stage वो फैमिली से सीखता है।
और उसके बाद सोसाइटी, फ्रेंड्स आती हैं, एंड देन स्कूल भी आ जाता है। लेकिन जो फर्स्ट है इसका बच्चे का स्कूल, वो फैमिली होती हैं। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी कि कौन सा सिस्टम, या सिस्टम से मुराद यहाँ पे फ़िलासफ़ी है, यानी कि कौन सी फ़िलासफ़ी साइंटिफिक प्रोग्रेस को इंश्योर करती है। मैंने आपको बताया था कि प्लाटो और अरिस्टोटल और रूसो का, प्लाटो फॉलो करता था आइडियलिस्टिक थ्योरी या फ़िलासफ़ी। अरिस्टोटल जो उसका स्टूडेंट था वो रियलिस्टिक थ्योरी को सपोर्ट करता था, रियलिस्टिक फ़िलासफ़ी को, और रूसो नेचुरलिस्टिक फ़िलासफ़ी को। तो रियलिस्टिक का ताल्लुक़ होता है साइंटिफिक प्रोग्रेस से, यानी कि जहाँ पे आप चीज़ों को ना सिर्फ रेशनलाइज करते हैं, रीज़न देते हैं, बल्कि उनको आप साइंटिफिकली प्रूव भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। आइडियलिस्टिक तो एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी है, नेचुरलिस्टिक रूसो की हैं, और जो रियलिस्टिक हैं वो एरिस्टोटल की हैं, एंड आइडियलिस्टिक प्लाटो की हैं, एंड नेचुरलिस्टिक रूसो की हैं। तो रियलिस्टिक जो अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी है वही साइंटिफिक प्रोग्रेस से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान की क्या मीनिंग होती है या क्या मकसद होता है। यहाँ पे मकसद की भी मीनिंग निकल रही है। तो असल में लेसन प्लान का मकसद ये होता है टू रीड द लेसन प्लान बिफोर टीचिंग इट, यानी हम प्रिपरेशन करते हैं, एडवांस प्रिपरेशन फॉर लेसन प्लान। हम खुद से पढ़ के जाते हैं कि हमें सिखाना क्या है। सो ए इज़ द राइट आंसर। बी, टू प्रिपेयर ऑल दैट टीचर्स वांट्स टू टीच इन द लिमिटेड पीरियड, to prepare detailed answers of all the questions to be asked in the class, to prepare the list of questions to be asked। तो सी और डी तो नहीं हो सकता, इसका मैचिंग आंसर है टू प्रिपेयर ऑल द टीचर्स वांट्स टू टीच इन अ लिमिटेड पीरियड। तो एक टीचर सब कुछ वो प्रिपेयर नहीं कर सकता लेसन प्लान में जो उसे पढ़ाना है, इसलिए जो मेन मकसद होता है लेसन प्लान का वो यही होता है कि टीचर पहले से तैयारी कर लें जो उसे पढ़ाना है, और फिर आगे जाके क्लास में कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। इसीलिए इसका ए आंसर है, बी नहीं है, हालांकि बी भी बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है इससे। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ ऑन व्हाट डिपेंड्स द वैल्यूज़ ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द आइज़ ऑफ द आइडियलिस्ट, यानी आइडियलिस्ट के लिहाज से एजुकेशनल एक्सपीरियंस के वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करते हैं। ए, whether or not the people has been properly motivated. B, whether or not it preserves accepted institutions. C, to the extent to which it satisfies people desires. D, the manner in which it affects future experience। तो इसका राइट आंसर बी है, whether or not it preserves accepted institution। जब एक थॉट ही आइडियल है तो उसमें ये ख्याल नहीं किया जाता कि वो इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करें या नहीं। ये पूरे जो आइडियाज़ होते हैं वो इमेजिनरी एंड आइडियलिस्ट होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी राइट आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, विच एजुकेशनल एक्टिविटी इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल टू द प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट, यस। तो मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियोज़ में, और अभी भी हमने डिस्कस किया, जो प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी है वो जॉन डेवी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसका मतलब ये होता है कि हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज ऑब्जेक्टिव होती है, और इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। अब इसके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं हम। ए, अप्रोक्सीमेट द गोल्स विच एजुकेशनल साइंटिस्ट हैव सेट अप। बी, रिजल्ट्स फ्रॉम द इनडिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक थ्योरी। C, that is beneficial effect upon the future experiences of the people. D, characterizes by spontaneous activity, continuously pleasurable and practical for the people। तो इसका राइट आंसर है ए, जिसका मकसद ये हो रहा है कि ये जो एजुकेशन जो गोल्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट जो गोल्स होते हैं एजुकेशन के, जो साइंटिस्ट सेटअप करते हैं,
उससे रिलेटेड होती हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी हैं, जो फ़िलासफ़ी हैं, वो बिलीव करती हैं कि नॉलेज सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र करती है। और अब क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स रिगार्डिंग द इशू ऑफ लिबरल विस वोकेशनल एजुकेशन। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो लिबरल एजुकेशन है उसका मेन फोकस होता है आर्ट्स को जनरेट करना, आर्ट्स को फोकस करना, एस्थेटिक्स जो फील्ड्स हैं उनको प्रमोट करना, और वोकेशनल एजुकेशन स्किल्स डेवलपमेंट पे बिलीव करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, vocational ends load one to degrade learning. Liberal arts subject should proceed vocational training. Vocational and liberal education should not be separated. All subjects should have a vocational orientation. तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, लिबरल आर्ट्स सब्जेक्ट शुड प्रोसीड वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी लिबरल आर्ट्स जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग से पहले आनी चाहिए, या वो भी इसके पार्ट होने चाहिए। देखें, आपने सुना होगा कि पहले ये होता था STEM स्टेम, इस पे फोकस था, स्टेम एजुकेशन। फिर आगे चल के आ गया STEAM स्टेम स्टीम। तो पहले यानी वो कहते थे कि लाइक स्टेम इज़ द फुल फॉर्म ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। फिर उन्होंने उसमें आर्ट्स भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि साइंस सब्जेक्ट्स के साथ, साइंस फील्ड के साथ जो लिबरल आर्ट्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो इवन हमें वोकेशनल ट्रेनिंग से पहले बच्चों को पढ़ाने चाहिए, विच शुड प्रोसीड द वोकेशनल ट्रेनिंग। क्योंकि जब बच्चों को लिबरल आर्ट्स की मालूमात होगी तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग के जो मज़ामीन हैं उनको भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन द एजुकेशन। मैंने आपको बताया कि नेचुरलिज्म जो फ़िलासफ़ी थी वो रूसो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और वही इसका सपोर्टर था। सो इट इज़ वेरी इजी एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम। करिकुलम का क्या मतलब होता है। ए चाइल्ड लर्न्स थ्रू करिकुलम, बी सम टोटल ऑफ द एनुअल स्टडी, सी सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, डी इंडिकेट द कोर्स टू बी टॉट बाय द टीचर्स टू द स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मैचिंग है, सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल। कहीं कहीं पे ये भी ऑप्शन करेक्ट करते हैं कि करिकुलम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, एंड यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है कि कोर्स, करिकुलम इज़ अ कोर्स टू बी टॉट बाय द टीचर्स टू द स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर, यानी जो पूरे साल में एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है उसको करिकुलम कहते हैं। बट आई थिंक ये जो दो ऑप्शंस हैं ये मैचिंग हैं, और थोड़ा सा इनको और से कंफर्म करना होगा आगे चल के हमें, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल इज़ आल्सो कॉल्ड करिकुलम। बहरहाल यहाँ पे जो आंसर है वो है कि वो कोर्स जो बच्चों को एक टीचर सिखाए पूरे साल में। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन सा एजुकेशन का सिस्टम बताया था, या सपोर्ट किया था, या सजेस्ट किया था। तो जी इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज, मतलब टीचिंग जो हो वो एक्टिविटीज़ के थ्रू हो, टीचिंग म्यूज़िक भी टीचिंग में होना चाहिए, टीचिंग थ्रू लिसनिंग, मेडिटेशन, ETC, यानी स्पिरिचुअलिज्म का भी उन्होंने ज़िक्र किया है कि यानी उसमें एक्टिविटीज़, म्यूज़िक और मेडिटेशन भी होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड पे जाऊँ, लेट मी टेल यू कि जो क्वेश्चन नंबर 19 है, आप इसे फिर से थोड़ा सा कंफर्म करें C और D में। अगर मुझे भी इसका अगर राइट आंसर C मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। आप भी बताएं अगर कोई आपके पास
इससे रिलेटेड कोई हतमी, कोई फाइनल, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि इन दोनों में से कौन सा राइट है? अभी तो डी इज़ द राइट आंसर हियर, जबकि सी भी मैंने पढ़ा है कहीं पे। हम इसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कौन सा एक्यूरेटली राइट आंसर है। ओके, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21। हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर? तो नेचर से रिलेटेड है, नेचुरलिज्म से रिलेटेड है, जो रूसो की फिलोसफी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचुरलिज्म? यानी नेचुरलिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, नहीं है, यानी कौन सा यहाँ पे सेंटेंस है जो नेचुरलिज्म से ताल्लुक़ नहीं रखता। सो डी इज़ द राइट आंसर, अ रिएक्शन अगेंस्ट मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म। यानी नेचुरलिज्म का सिर्फ स्टडी बुक्स और लिंग्विस्टिक फॉर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो नेचुरलिज्म ह्यूमन नेचर, ह्यूमनिज्म और नेचर को स्टडी करती हैं। ऑप्शन ए, a reaction against the degenerated humanism of the Renaissance period, a reaction against the degenerated humanism of the Renaissance period, this is the same repeated, a reaction against the sophistication, artificiality and पैराफेनालिया इन एजुकेशन। तो ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शंस हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो डी है वो करेक्ट नहीं है। सिर्फ बुक्स और लिंग्विस्टिक नहीं पढ़ना हमें, बल्कि नेचर से भी इंटरेक्ट करना है, और चीज़ें नेचुरली होंगी तो लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग वट एवर ऑथेंटिक होने वाली हैं, अकॉर्डिंग टू रूसो। क्वेश्चन नंबर 23 इज हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू द राइट? यानी कि किसने कहा कि अगर आप अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको पीछे मोड़ दें, रिवर्स कर दें, तो आप सही रास्ते पे जाएंगे? तो ये रूसो ने कहा था। इसका मतलब यही हो रहा है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें उससे हटके अगर नेचुरल चीज़ें हम करेंगे तो हमें सही रास्ता मिल जाएगा, विच इज़ अ रिलीजियस थॉट। तो ये रूसो ने कहा था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। महात्मा गांधी की हमने पढ़ी, उसकी अलग ही थॉट थी। डेवी की तो प्रैग्मेटिस्ट हैं, लाइक यू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, एंड डी प्लेटो की तो फिर एक आइडियलिस्टिक थ्योरी थी। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इज ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस आर वन मास ऑफ फूली एंड कंट्राडिक्शन। यानी ये किसने कहा था कि जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यानी कि एक फुलिशनेस से रिलेटेड है, वो कंट्राडिक्शन है ह्यूमन इंटेलेक्चुअल से। ए बर्नन शाह, बी रूसो, सी डेवी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये टैगोर साहब ने कहा था कि ये जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हैं ये कंट्राडिक्शन है। तो दिस क्वेश्चन रियली नीड्स मच एक्सप्लेनेशन, and we will be having more discussion on this question later. यहाँ पे तो बस यही नज़र आ रहा है कि टैगोर साहब was against the human institutions and he thought that these are fully and contradiction to human nature and the future. Okay, we go for question number 25. According to which school of philosophy of education exaltation of individual's personality is the function of education? यानी कि कौन सी फिलॉसफी कहती है कि एक आदमी को डेवलप करना, इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना एजुकेशन का फंक्शन है? तो वो आइडियलिज़म एंड मार्क्सिज्म कहती हैं। कार्ल मार्क्स इज़ अ फेमस सपोर्टर ऑफ आइडियलिज़म। तो ये फ़िलासफ़ी आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी में आएगी, और ये मार्क्सिज़म आई मीन टू से जो कार्ल मार्क्स था उसने भी कहा था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशन है, असल में एजुकेशन का मकसद एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 इज़ विच इज़ नॉट नेचुरलिज़म्स एम ऑफ एजुकेशन? यानी कि जो नेचुरलिज्म है उसका कौन सा एम ऑफ एजुकेशन, एम नहीं है एजुकेशन में? तो डी इसका राइट आंसर है टू इनकलकेट एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ इन द पीपल्स।
यानी बच्चों को आप मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ ना सिखाएं। अच्छा, इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि उनको सीखने नहीं चाहिए, मतलब डायरेक्ट ना सिखाएं, बच्चे खुद ही सीखते हैं, बच्चे नेचुरली सीखते हैं। अगर आप नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी फॉलो करेंगे तो बच्चे जो एथिकल फील्ड हैं, जो मॉरल एंड बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, वो खुद से सीखते हैं। इनका ये मकसद था रूसो का कि आप बच्चों को इंडिपेंडेंटली फ्रीली छोड़ दें ताकि वो नेचर से मिक्स हो जाए, तो वो नेचुरली चीज़ें सीखेंगे, वो खुद पे खुद सीखेंगे। अगर आप उन पे पाबंदियाँ लगाएंगे, उनको आप सख्ती करेंगे, इंटरफियर करेंगे, फिर वो मिसबिहेव करेंगे और उनके मॉरल जो वैल्यूज़ हैं वो डिग्रेड होंगे। यहाँ पे इसका ये मतलब है। दूसरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम कि वो क्यों नहीं है सही और डी क्यों करेक्ट है। एजुकेशन इज़ द नोशन ऑफ मेंस एवोल्यूशन फ्रॉम लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ बी टू equip individual or nation for the struggle for existence so as to ensure survival. C to help the peoples to learn to be in harmony with and well adapted to their surrounding. तो तीनों ऑप्शन नेचुरलिस्टिक फ़िलासफ़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो डी है वो नहीं कर रहा। बच्चों को सीखनी चाहिए वैल्यूज़, बट दे विल लर्न independently if they are late, if they are taught through the natural phenomena. Okay, question number 27 is, which school held the view God makes all things good, men meddle with and they become evil? ये किसने कहा था कि खुदा ने सारी चीज़ें अच्छी बनाई हैं, लोग जो इंसान हैं वो उसमें इंटरफियर करते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं? तो ऑफ कोर्स ये रूसो ने कहा था, जो सपोर्टर था नेचुरलिज्म का, क्योंकि उनकी जो थॉट थी वो यही थी कि आप अगर नेचुरली चीज़ें सीखेंगे तो यहाँ पे जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो बेहतर होगा। अगर आप आर्टिफिशियली चीज़ों को मेडिएट करेंगे, मेडल करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर सोसाइटी में बिगाड़, आई मीन टू से वो इविल फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज़, विच स्कूल मेंटेन सेल्फ एक्सप्रेशन with accompanying cries of no interference, no restraints? यानी कि ये कौन सी स्कूल ऑफ थॉट है कि आप अगर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा? तो ऑफ कोर्स ये फिर नेचुरलिज्म का क्वेश्चन है कि रूसो ने कहा था कि अगर हम नेचर से इंटरफेयर नहीं करेंगे तो कोई भी मसला नहीं होने वाला। सो ए इज़ द राइट आंसर, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म। देखें तीन ऑप्शन दूसरे क्यों नहीं है। मोस्ट विडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म, ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म, डी मोस्ट वैलिड फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो है ना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म है, जिसमें हम अगर इंटरफेरेंस नहीं करते तो कोई उसमें रुकावट भी नहीं आती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू। क्वेश्चन नंबर 29 इज़, विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलासफ़ी, यानी कौन सी फ़िलासफ़ी की नेचर नहीं है। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस बता रहा है जो फ़िलासफ़ी के नेचर से रिलेटेड नहीं है? तो डी इज़ राइट आंसर, इट इज़ द टोटलिटी ऑफ मेंस क्रिएटिव आइडिया। यानी फ़िलासफ़ी सिर्फ क्रिएटिव आइडिया से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे इट इज़ साइंस ऑफ नॉलेज, इट इज़ कलेक्टिव ensemble of various viewpoints, assemble of various viewpoints, it is planned attempt to search for truth. सो तीन जो पहले वाले ऑप्शन है वो तो नेचर ऑफ फिलोसफी से रिलेटेड हैं, जो आखिरी है वो नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू क्रिएटिव आइडियाज़, बट इट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड सर्च फॉर ट्रुथ। Okay, question number 30 is, which school maintains self-expression with accompanying cries of no interference, no restraint? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एंड आई थिंक इसका ऑप्शन भी यही होना चाहिए, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म, तो आप इसे कंसिडर ना करें। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ द राइट वन। ओके, वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 31, which school maintained natural impulse of a child are of the great importance and are good in themselves? यानी कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने कहा था कि जो बच्चे हैं वो बड़े अहम होते हैं और उनमें भलाई खुद होती है ऑलरेडी?
तो ये कहा था बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म ने। मैकेनिकल तो नहीं होती लोगों से रिलेटेड, लाइक नेचुरलिज्म और फिजिकल भी नहीं हो सकती, रोमांटिक नेचुरलिज्म भी नहीं हो सकती। सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामाइंस इश्यूज पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि कौन सी ब्रांच रियलिटी के इश्यूज से डील करती है। तो मेटाफिजिक्स इज़ राइट आंसर, क्योंकि ऑन्टोलॉजी का जो एपिस्टेमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी नॉलेज से रिलेटेड होती हैं, एक्सियोलॉजी बिहेवियर एंड अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होती है, तो मेटाफिजिक्स का रियलिटी से ताल्लुक़ है। क्वेश्चन नंबर 33 इज़ ऑन व्हाट इज़ बेस्ड द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो फिलोसफी हम पढ़ाते हैं एजुकेशन में वो किस पे डिपेंड करती है, या उसकी नीड किस पे डिपेंड करती है। ऑल पीपल्स आर नॉट अलाइक, बी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज, सी डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, डी डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो डी सी इज़ द राइट आंसर, डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। यानी कि फ़िलासफ़ी पढ़ाने का जो मेन मकसद है वो ये होता है कि हम देखें कि जो दूसरी फ़िलासफ़ीज़ हैं, यानी मुख्तलिफ़ जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, उनके व्यू पॉइंट एजुकेशन के बारे में क्या हैं। लाइक इट इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, रिलेटेड विद द डिफरेंट पर्सन, सिचुएशंस एंड कॉन्टेक्स्ट। Question number 34 is what is the goal of education according to idealism? आइडियलिज्म के लिहाज से एजुकेशन का क्या मेन गोल होता है। तो इसका राइट आंसर है रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़, यानी कि आइडियलिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस करना चाहिए। परफेक्ट एडाप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, सी सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, डी cultivation of dynamic adaptable mind which will be resourceful and enterprising in all situation। तो ये इनसे रिलेटेड सवाल से रिलेटेड आई मीन टू से राइट आंसर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिस्ट इज humanitarian and humanist self realization, B adaptation to practical life, C ऑब्जेक्टिव नॉलेज, डी अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड आउटसाइड। तो इसका राइट आंसर है ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन। 36 द रियलिस्टिक एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट, हैप्पी एंड मॉरल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जो रियलिस्टिक होते हैं वो भी कहते हैं कि हैप्पी और मॉरल सोसाइटी जनरेट हो। तो इसका राइट आंसर है हैप्पी एंड मॉरल सोसाइटी या डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 इज नेचुरलिस्ट conception of man is man's various sense of being in his spiritual nature. It is spirit rather than animality that is most truly man. C there exists in the nature of things perfect pattern of each individual. D nature would have them children before they are men। तो इसका राइट आंसर डी है, जिसका मतलब ये हो रहा है कि लोगों को नेचर भी सपोर्ट करती है उससे पहले कि वो मैच्योर हों या वो बड़े हो जाए। ये उस मेन के लिए कॉन्सेप्शन है नेचर का, यानी नेचर से अगर हम इंटरेक्ट करेंगे तो नेचर भी हमें बहुत सारा सिखाने वाली है और हमें वो वहाँ से विजडम आएगी, हम मैच्योर बनेंगे। वी विल बी लाइक अ मैन यू नो, वी विल बी लाइक अ बोल्ड मैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 इज द रियलिस्टिक एम ऑफ एजुकेशन इज, ये भी रिपीट हुआ है, हमने पढ़ा पहले कि रियलिस्टिक का जो एम है वो है हैप्पी एंड मॉरल डेवलपमेंट। ओके, वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 39 विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल्स ऑफ आइडियलिस्ट। तो यहाँ पे कौन सा फिट नहीं हो रहा आइडियलिस्टिक के एम ऑफ एजुकेशन से। ए केयर ऑफ बॉडी, बी मॉरल वैल्यूज, सी स्किल्स, डी सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जो आइडियलिस्टिक होते हैं उनको केयर ऑफ बॉडी से कोई भी रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो मॉरल वैल्यूज से होते हैं, स्किल्स से होते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन से होते हैं।
Question number 40. Religious education is strongly advocated by A. Pragmatist, B. Idealist, C. Realist, D. Existentialist, and the answer is Idealist. यानी जो रिलीजियस एजुकेशन है वो आइडियलिस्ट बड़ा फोकस करते हैं उससे. Okay, question number 41 is which of the following is said about the idealist? They are content with briars, they like roses, they are satisfied neither with briars nor with the roses, they want rosette and briars both. तो आइडियलिस्ट से ये होता है कि वो जैसा कि क्रिटिक करते रहते हैं और वो सेटिस्फैक्शन कम शो करते हैं क्योंकि वो चीज़ों को देखते हैं, वो जिन लेंस से देखते हैं वो बड़ा क्रिटिक होता है और क्रिटिकल होता है, इसलिए वो चीज़ों से सेटिस्फाई होते ही नहीं या बहुत कम होते हैं. सो सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडवोकेटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कौन सी फ़िलोसफ़ी सपोर्ट करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रैग्मेटिज्म है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग का मकसद यही होता है कि हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो. और जो प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ थॉट में आता है जो जॉन डेवी ने दी थी, यहाँ पे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, चीज़ों को खुद करते हैं एंड वी कंस्ट्रक्ट नॉलेज. तो ये रियलिज्म, आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म से बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 43. प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ बीन एम्फसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ द एजुकेशन ऑफ टिश. नेचुरलिस्ट, रियलिस्ट, प्रैग्मेटिक, एग्जिस्टेंशियलिस्ट. तो इसका राइट आंसर नेचुरलिस्ट आ रहा है, क्योंकि जो प्ले वे होता है इस एजुकेशन में वो नेचुरलिस्ट करते हैं, चीज़ों को नेचुरली प्ले करते हैं, या जो बच्चे प्ले करते हैं इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नेचर बिकॉज नेचुरली चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. क्वेश्चन नंबर 44. विच इज़ द मोस्ट विडली एक्सेप्टेड method of education according to pragmatist? Lecturing by teacher, leaving the child free to learn, learning by doing, heuristic method. तो lecturing by teacher ये तो traditional method है, leaving the child free to learn ये तो फिर realistic thought है कि आप बच्चों को like naturalistic thought है कि बच्चों को आप freely छोड़ें तो वो सीखते हैं नेचर से. एंड सी इज़ लर्निंग बाय डूइंग, ये कॉन्सेप्ट जॉन डेवी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो सपोर्टर हैं प्रैग्मेटिक फिलोसफी का. एंड ह्यूरिस्टिक मेथड इज़ अ मेथड वियर वी सॉल्व प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिचुएशन. तो ये तीनों जो ऑप्शन ए, बी और डी हैं ये मैच नहीं हो रहे इस क्वेश्चन के डोमेन से. तो सी इज़ द राइट आंसर, लर्निंग बाय डूइंग, which is the main purpose of pragmatic philosophy supported by John Dewey. Question number 45 is the pragmatists are against A. external examination, B. specialist teachers, C. breakdown of knowledge into separate subjects, D. eternal spiritual values. तो इसका मतलब ये है कि जो pragmatic या प्रैग्मेटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के पर्सन्स हैं वो किस चीज़ के अगेंस्ट है? वो कहते हैं कि नॉलेज को दूसरे सब्जेक्ट से सेपरेट नहीं किया जाए, बल्कि नॉलेज इज़ इंटरडिसिप्लिनरी या रियलिटी इज़ इंटरडिसिप्लिनरी. चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, चीज़ों का आपस में कनेक्शन होता है. तो ऑप्शन ए, बी और डी इससे कनेक्टेड नहीं है क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 46 इज़ pragmatism has a greater sense of responsibility than naturalism with regard to moral training because A. the free activity which pragmatic system of education entails does not mean license, rather it means a guide activity. B. they emphasize teaching of values, they consider education basically a social process. D. they do not want the teacher to abdicate from the scene. तो इसका राइट आंसर आ रहा है ए, जिसका मतलब ये है कि जो प्रैग्मेटिक होते हैं
जो इस फ़िलासफ़ी के सपोर्टर होते हैं वो कहते हैं कि फ्री एक्टिविटी का मकसद यही होता है कि बच्चे एक्टिविटी जो करें उससे ख़ुद चीज़ों को जनरेट करें, एक्सपीरियंस करें, और वो एक्टिविटी फ्री नहीं होती बिल्कुल, बल्कि गाइडेड होती है। यानी लगता है कि बच्चे चीज़ों को ख़ुद से फ्रीली कर रहे हैं, बल्कि ये नहीं होता, उनको एक क्राइटेरिया और गाइडेंस टीचर्स की तरफ से मिलती हैं। तो ये भी यूँ समझ लें कि एक किस्म की मॉरल डेवलपमेंट है बच्चे की, जिसमें उनको एक काम को परफॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंस भी मिलती है और क्राइटेरिया भी मिलती है, विच इज़ बेटर देन द थॉट ऑफ नेचुरलिज्म। ओके जी, वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 47, which is which of the following claims of the pragmatist is not acceptable। यानी कि वो कौन सी यहाँ पे थॉट है जो कहती हैं कि जो प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ थॉट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। द फ्री एक्टिविटी ऑफ पीपल इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन परमानेंट एटीट्यूड्स ऑफ इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंस एंड मॉरल डिसिप्लिन। Training in citizenship is possible through school and community activities. Training in character through school. Co-curricular activities is possible. Child's own experience is valuable for adequate development of child's personality. तो इसका राइट आंसर ए है, जिसका मतलब ये है कि जो फ्री एक्टिविटी होती है बच्चों की, वो बच्चों को सिखाती है कि वो ख़ुद से इनिशिएटिव लें और इंडिपेंडेंट हो जाए और मॉरल डिसिप्लिन उनका जनरेट हो। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 48 इज़ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग एज एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ। यानी कि प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कौन सी फ़िलासफ़ी में आ जाता है? प्रोजेक्ट मेथड एक्सपीरियंशियल लर्निंग या इंक्वायरी बेस्ड साइंस एजुकेशन, या जो रिलेटेड हो लर्निंग बाय डूइंग, वो प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी में इंक्लूड होता है। रियलिज्म, नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म आर टोटली डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़। ओके, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड एंड लास्ट टू क्वेश्चंस, व्हिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। यानी जो प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग मेथड होता है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? Problematic act, B, carried in its natural setting, C, used for all round development of child's personality, D, a voluntary undertaking। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, जिसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मेथड का असल मकसद ये होता है कि बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसे इम्प्रूव किया जाए थ्रू द कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ एंड टास्क गिवन टू हिम। Okay, question number 50 is which among the following is not essentially desirable in the project method। यानी कि इनमें से कौन सा ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट मेथड में या प्रोजेक्ट मेथड का आउटकम होना चाहिए। The task of the project is as real as the task of the life outside the walls of the school. The task of the project involves constructive effort or thought yielding objective results. C, the task of the project should be full of message for the children. Task of the project should be interesting enough so that the people is genuinely eager to carry out it। तो इसका राइट आंसर सी है। तो जो प्रोजेक्ट का टास्क है ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों को कोई एक पर्टिकुलर मैसेज दे, बल्कि उनकी लर्निंग होती रहे और वो चीज़ों को भले सिमुलेशन के थ्रू एक्सपीरियंस करें, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि बच्चों की हैंड्स ऑन लर्निंग हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, और वो जो लर्निंग करें वो बाय डूइंग हो। तो यहाँ पे हमारे आज के MCQs पूरे हो गए एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो ने आपको एक इंसाइट दिया होगा फ़िलासफ़ीज़ का, एंड आई एम श्योर कि आपने बहुत ज़्यादा सीखा है आज। एंड हम जो आगे चल के वीडियोस बनाएंगे तो इन फ़िलासफ़ीज़ को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल बल्कि हम ऐसा करेंगे कि हर फ़िलासफ़ी को अलग से उठाएं और अलग से इनको
डिस्कस करें ताकि इनके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो भी हमारे सामने आ जाएं इन द फ्यूचर। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे आखिरी स्लाइड में इसकी आंसर की भी दे दी हैं एंड आई एम श्योर ऑल आंसर्स आर करेक्ट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे जो मैंने यहाँ पे जस्ट आपको कहा कि स्किप हो जाए। तो फाइनली thank you so much for listening and watching this video, or as usual I would request you to share this video with your friends who are going to appear in the test of Headmaster, SPSC and other types of test, so that we all can take maximum profit from all these video। अगर एक बंदा मेहनत करे और दूसरे अप्रिशिएट करेंगे तो वो जो बंदा मेहनत करता है वो और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देगा। तो आपकी सपोर्ट, आपकी अप्रिसिएशन और आपकी जो ओवरऑल कोलैबोरेशन है, आप वही मुझसे वीडियोस बनवाती हैं एंड आई एम श्योर द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू फ्रॉम यू एंड मी बोथ। और वीडियो को शेयर करना आपका काम है, वीडियोस अच्छे अच्छे बनाना मेरा काम है एंड अप्रिशिएट करते रहना भी एक अच्छी हैबिट है। सो फाइनली थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।